अर्जुमन सालार को रियलाइज़ करवाना चाहती है कि दिल के हाथों मजबूर होके वो सज्जल से शादी करने का फ़ैसला कर तो चुका है, लेकिन क्लास डिफरेंस की वजह से आगे चल के सालार के लिए यही फ़ैसला एम्बैरेसमेंट की वजह बनने वाला है। और इसके लिए अर्जुमन एक ग्रैंड फंक्शन अरेंज करती है जिसमें अपने सोशल सर्कल के साथ साथ ख़ास तौर पे उन लोगों को इनवाइट करती है जिनको सालार पर्सनली जानता है। और फिर सालार से सज्जल का नंबर लेती है। सालार ऑफिस में सज्जल को फॉर्मली बता तो देता है कि आंटी ने हमारी एंगेजमेंट की खुशी में एक फ़ंक्शन अरेंज किया है, लेकिन सज्जल को अजीब सा महसूस होता है कि भाई एंगेजमेंट हो गई, अब क्या मुझे फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ेंगे, जबकि सज्जल को सोशल गैदरिंग्स में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट डे अर्जुमन सज्जल को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल ऑफिस से मैं तुम्हें पिक करने आऊँगी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भी ख़रीद लिया है और पार्लर में तुम्हारे लिए बुकिंग भी करवा ली है। सज्जल को तो पहले से ही अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है और जब नेक्स्ट डे अर्जुमन सज्जल को ऑफिस से पिक करने आती है तो सज्जल अर्जुमन से कह ही देती है कि आंटी आपको मेरे लिए स्पेशली ड्रेस लेने की या पार्लर से बुकिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं खुद ही अच्छा सा तैयार हो जाती और घर में बहुत कपड़े पड़े हैं। जिस पे अर्जुमन सज्जल पे तंजिया तीर फेंकते हुए कहती है कि सज्जल तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा गेटअप तुम्हारे सोशल सर्कल के हिसाब से है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि अब तुम सलार पाशा की फियोंसी हो, इसलिए तुम्हें सलार पाशा के सोशल सर्कल के हिसाब से ख़ुद को चेंज करना होगा। और तब तो सज्जल के होश उड़ जाते हैं जब अर्जुमंद उसे ड्रेस दिखाती है जो कि पैंट शर्ट है जिसमें सज्जल बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। कहाँ तो हर वक्त सर पे दुपट्टा रखने वाली चादर ओढ़ने वाली सज्जल और कहाँ अब अर्जुमंद के फोर्स करने पे उसे पैंट शर्ट पहनना पड़ती है, लेकिन वो इस कदर अनकंफर्टेबल फील करती है कि पूरी पार्टी में उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। सलार जब सज्जल को इस गेटअप में देखता है तो उसे समझ नहीं आती कि उसे अच्छा लग रहा है या बुरा। बहरहाल वो सज्जल के करीब जाता है और सलार को यूं सामने देख के तो सज्जल मज़ीद कंफ्यूज हो जाती है और उसके हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास सारा सलार पे गिर जाता है, जिसमें सलार और सज्जल दोनों के कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं। जिसके बाद सलार सज्जल से कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब पार्टी ख़त्म होने वाली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, घर जाके तुम ड्रेस चेंज कर लेना। अब रास्ते में सज्जल सलार से बात करने का फ़ैसला करती है कि सलार, आज मैंने आंटी के फ़ोर्स करने पे ये ड्रेस पहन तो लिया है, लेकिन मैं इस तरह के ड्रेसेस पहनने की आदी नहीं हूँ। क्या आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे ख़ुद को मुकम्मल तौर पे तब्दील करना होगा? जिस पे सलार सज्जल से कहता है कि सज्जल, मैंने तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद किया है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को या नेचर को मेरे लिए तब्दील करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, मैं आंटी से बात कर लूँगा। तो सज्जल सालार से कहती है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सालार, मैं आप पर फिर से एतबार करने लगी हूँ। और सालार भी तो सिर्फ यही चाहता है कि सज्जल मेरे ऊपर मुकम्मल एतबार करे, लेकिन सज्जल और सालार को क्या पता कि उन दोनों के रिश्ते में दरारें डालने के लिए रमशा एक दफ़ा फिर उनके बीच में आने वाली है, क्योंकि वो तैमूर पाशा से कह के ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। अब वहाँ रमशा बज़ाहिर तो सज्जल और सालार को यही शो कराएगी कि वो बहुत बदल चुकी है और उन दोनों की खुशी में बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके रिश्ते की जड़ें काटने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी तरफ अर्जुमन सालार को सज्जल के ख़िलाफ़ करने के लिए जब कहती है कि सालार, तुमने नोट किया कि सज्जल हमारे सोशल सर्कल में बहुत अनईज़ी फ़ील कर रही थी, अगर यही सब चलता रहा तो वो हमारे साथ किस तरह से एडजस्ट हो पाएगी। तो सालार अर्जुमन से कहता है कि आंटी, आपको ज़रूरत ही क्या है सज्जल को अपने सोशल सर्कल में लेके जाने की। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज के बाद आप कोशिश करें कि सज्जल को ना तो इस तरह की पार्टीज़ में इनवाइट करें और ना ही उसे इस तरह की ड्रेसिंग करने के लिए फ़ोर्स करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सज्जल को लगे मेरे साथ रिश्ता जोड़ के उसने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लिया है। अर्जुमन तो जब सालार की ये बात सुनती है तो उसे बहुत इंसल्टिंग महसूस होता है कि सालार मुझे समझा रहा है, वो भी उस 2 टके की सज्जल के लिए। दूसरी तरफ तैमूर पाशा सालार से बात करता है कि भाई, मंगनी को ज़्यादा लंबे अरसे रखना नहीं चाहिए, आपस में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और लोग भी आग लगाने के लिए आ जाते हैं। मैं सोच रहा था राबिया से बात करता हूँ कि तुम्हारी और सज्जल की शादी की ज़रा जल्दी की डेट रख दी जाए, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है?
और तैमूर पाशा की ये बात सुन के सालार की आंखों में तो खुशी के जुगनू झिलमिलाने लगते हैं। तैमूर पाशा से कहता है कि अंकल, अगर ऐसा हो जाए तो भला मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। लेकिन तैमूर पाशा की ये बात सुनने के बाद अर्जुमंद अंदर ही अंदर जुज़-बुज़ होने लगती है कि तैमूर पाशा मुझसे पूछे बगैर अब हर फैसला करने लगा है। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं, सालार और तैमूर पाशा पहले से ही उसके गुण गाने लगे हैं। जिस दिन वो इस घर में आ जाएगी, मेरे नंबर तो बिल्कुल ही कट जाएंगे। इसलिए वो एक दफ़ा फिर रमशा के पास पहुंच जाती है और रमशा से कहती है कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी हो, उधर सालार और सज्जल की शादी की डेट फिक्स हो रही है। रमशा तो जब ये सुनती है उसे भी शदीद गुस्सा आता है। अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि जब पापा आपसे सालार और सज्जल की शादी की डेट मांगें तो आपने कोई भी बहाना करके जल्दी की डेट नहीं देनी। लेकिन राबिया रमशा को बताती है कि तैमूर पाशा तो डेट फाइनल कर चुका है। अब रमशा को कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाए और ये शादी कभी हो ही ना पाए। रमशा उदास परेशान अपनी सोचों में घिरी होती है कि तैमूर पाशा जब रमशा को इतनी गुमसुम चुपचाप बैठे देखता है तो पूछ ही लेता है कि रमशा बेटे, तुम परेशान क्यों हो, और फिर उसे मशवरा देता है कि तुम अपनी आंटी की तरह कोई एनजीओ या कोई सोशल वर्क स्टार्ट क्यों नहीं कर लेती। इस तरह तुम मसरूफ़ रहोगी और ज़्यादा उदास होने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। जिस पे रमशा कहती है कि पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मसरूफ़ रहूं तो इसके लिए मुझे किसी और की एनजीओ ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपका ऑफ़िस भी तो ज्वाइन कर सकती हूँ। तैमूर पाशा कहता है कि मेरे दिल में ये ख़्याल आखिर पहले क्यों नहीं आया। ये बिज़नेस, ये ऑफ़िस, प्रॉपर्टी सब तुम्हारा और सालार का ही तो है। तुम जब चाहो ऑफ़िस ज्वाइन करने आ सकती हो। तो रमशा अब ऑफ़िस ज्वाइन करने जा ही इसलिए रही है कि एक तो सज्जल और सालार पे मुकम्मल नज़र रख सकेगी और फिर उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारने ही नहीं देगी, बल्कि दोस्त बन के उनके साथ चिपकी रहेगी। जब भी वो कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे तो रमशा भी साथ चलने को तैयार हो जाएगी। और यूं ही आहिस्ता आहिस्ता वो उन दोनों को एक दूसरे से बदजन करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ अहमद, जो तैमूर पाशा के खौफ से कहीं छुपा बैठा है, अपने दोस्त से बात करता है कि ना तो अब मेरे पास कोई जॉब है और ना ही कोई सेविंग्स बाकी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से जॉब स्टार्ट करूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि देख लो, अगर तुम जॉब करोगे तो तैमूर पाशा तुम तक पहुँच जाएगा। लेकिन अहमद बहुत रिलैक्स होके कहता है कि तैमूर पाशा अब तक तो मुझे भूल भी चुका होगा, लेकिन उसका दोस्त शायद अहमद से ज़्यादा तैमूर पाशा को जानता है। इसीलिए अहमद से कहता है कि ये तुम्हारी भूल है। तैमूर पाशा अपने दोस्त और दुश्मन कभी भी नहीं भूलता। तो नाजरीन, अब जाहिर है तैमूर पाशा ने अपने ख़ास बंदे अहमद की खोज में ऑलरेडी लगा रखे होंगे और जैसे ही वो अहमद तक पहुंचेंगे और अहमद को तैमूर पाशा के सामने हाजिर किया जाएगा तो अहमद अपनी जान बचाने के लिए तोते की तरह सारी कहानी बता देगा कि आपकी बेटी रमशा को किडनैप करने के लिए पैसे मुझे आपकी बीवी अर्जुमंद ने दिए थे और दूसरी तरफ शहर से फरार होने के लिए मुझे सालार पाशा ने कहा था। और फिर हो सकता है कि रमशा का पास्ट भी तैमूर पाशा को बता दे कि वो किस कदर फ्रॉड लड़की है और अपनी तमाम गलतियों का मलबा हमेशा से अपनी कज़न सज्जल पे गिराती आई है। तो तैमूर पाशा ये सुन के हैरान हो जाएगा कि मेरे इतना करीब रहने वाले लोग, मैं उन्हें पहचान ही नहीं सका और मेरी आंखों में धूल झोंकते आए। अब वो सज़ा किसे देगा, अर्जुमंद को, सालार पाशा को या फिर रमशा को, ये तो बात की बात है। असल में तो इस ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को इंतज़ार इस बात का है कि भाई अभी तक तैमूर पाशा को ये बात क्यों पता नहीं चल सकी कि उसकी और मेहरुन्निसा की असल औलाद रमशा नहीं बल्कि सज्जल है। और ये राबिया, जिसे सब कुछ पता है और जो अंदर ही अंदर गिल्ट का शिकार भी है, और फिर अब्बा जी भी उसे ख्वाबों में आके बार बार रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि राबिया, तुमने अमानत में ख़यानत की है। तो राबिया अभी तक अपनी ज़ुबान बंद करके क्यों बैठी हुई है? नाजरीन, ये राज कैसे खुलेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या राबिया खोलेगी या फिर सज्जल के हाथ वो डायरी लग जाएगी, या फिर अर्जुमंद को जब पता चलेगा कि सज्जल को ब्लड तैमूर पाशा ने डोनेट किया था तो वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हुए किसी तरह से सज्जल का डीएनए मालूम करेगी और उसे पता चल जाएगा
कि सज्जल ही तैमूर पाशा की औलाद है और रमशा ने बहुत बड़ा खेल खेला है। भाई जैसे भी ये राज सामने आना है अब इसे सामने आ जाना चाहिए, वरना तो मेरे ख्याल से भरम के रेगुलर व्यूअर्स ये ड्रामा देखना छोड़ देंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।